नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 26 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले एक सूचना कि दरअसल जो हमने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, बेसिकली उस क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन था जो कि दाना चक्रवात से समय था, वो क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा कल मिस्टेक हो गया था। बेसिकली जो उसका उत्तर होगा कि दाना चक्रवात जो है उसका नामकरण किसने किया है, तो दाना चक्रवात का नामकरण दरअसल सऊदी अरब ने ना करके बल्कि कतर ने किया है। ये अपडेट नहीं हुई थी जानकारी, बाद में चीजें अपडेट हुई, उसके बाद इसको लिया गया। हालांकि सही कर दिया था, लेकिन चूंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बन चुका था इसलिए इसको फिर अपडेट नहीं किया गया। तो प्लीज आप लोग जो है कल के जो वीडियो जो आप लोग के लिए अपलोड हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि जो दाना चक्रवात अभी आ रहा है भारत में उड़ीसा तट पर, दरअसल उसका नामकरण दाना जो है सऊदी अरब में ना करके बल्कि कतर ने किया है। प्लीज आप लोग इसको जो है सही कर लीजिएगा, राइट। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि हम लोग दिवाली के बाद, है ना, आपको सूचना देनी है एक अच्छी सी कि दिवाली का बाद बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग इस इनिशिएटिव से हमारे जो है सहमत हैं या नहीं है। मैं आपसे जो है उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हम लोग दिवाली के बाद क्या कुछ काम करेंगे। बीच में चीजें हमने स्टार्ट की थी लेकिन वो ब्रेक हो गई थी, अब हम दोबारा से इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। क्या कुछ उसमें हम करेंगे आज, ये मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। पहला, कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आपकी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे, पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक मैगजीन होती है आपकी योजना, ठीक है, दो मैगजीन, ठीक है, योजना और कुरुक्षेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स होते हैं, क्या जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो हम आपको कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं, यूट्यूब पर फ्री रहेगा। इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इससे बनने वाली क्विज और इससे बनने वाले पीसीएस या यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे। इसके अलावा एक मैगजीन आप लोग सुनते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, वो क्या है, वो है आपके डाउन टू अर्थ। कौन सी मैगजीन है भाई साहब? डाउन टू अर्थ, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मंथली आती है। डाउन टू अर्थ से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज होंगे या जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे डाउन टू अर्थ के, हम उस पर भी डिस्कस किया करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल होते हैं, ठीक है, बीच बीच में ये क्या होता है, छूट जा रहा है एडिटोरियल, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू वे में करेंगे। यानी कि वीक में हम लोग कम से कम 3 डेज हम लोग कम से कम क्या करेंगे, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, एडिटोरियल, ये सारा कार्य हम लोग करेंगे। कब? हम लोग दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस का अगर आपका 2025 का होगा, 26 का होगा या 2024 का आप लोग प्री दे रहे होंगे, तो इन सभी के लिए दरअसल आपका क्या होगा, फायदेमंद होगा। यानी कि 2024 का मेंस आप देंगे या प्री देंगे, 2025 का प्री या मेंस देंगे, 2026 का प्री प्लस मेंस देंगे, आपके लिए दरअसल ये सारे इनिशिएटिव जो है क्या रहेंगे, जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोशिश मैं यह भी करूंगा कि कुछ कुछ टॉपिक जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी आपका होने वाला है, उसके लिए मैं एक महीने में कुछ कुछ टॉपिक्स भी मैं आपको दे दिया करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, मतलब कि क्या आप इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस सीरीज को स्टार्ट करिए। कोई इसमें आपको पैसा नहीं देना, कोई फीस इसकी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे इसको। और यकीन मानिएगा, इससे प्री में बेनिफिट मिलेगा, मेंस में बेनिफिट मिलेगा और निबंध वाले सेक्शन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ में इंटरव्यू में आपको फायदा मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव हमारा फ्री रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस आपको मुझे आज बताना है कमेंट करके कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, क्या इस दिवाली के बाद इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए आपके लिए या नहीं चलाया जाए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो ये कुछ सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। हम लोग दिवाली के बाद इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना कि अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस और आरओ है या दोनों एग्जाम है साथ ही में, तो आपके लिए डिकोड एग्जाम की पहल पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है आपको 9000 यानी कि 9000 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसका नाम क्या है, बेसिकली आरओ एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। तो 9000 क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
मैं हर दिन कहता हूं आपसे कि पढ़ने से ज्यादा क्या जरूरी है, रिवीजन करना। और रिवीजन करने का तरीका क्या है कि आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए दरअसल ये प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बहुत ही अहम है। अभी इसके पहले क्या था कि हम लोग केवल आरओ के लिए कर रहे थे, लेकिन जो है स्टूडेंट्स की डिमांड थी, लोगों का खास सर पीसेस के लिए भी कराया जाए, तो पीसेस के लिए भी हमने क्या काम किया कि 10 पीसेस के टेस्ट हमने जो पहले जो थे उसमें हमने 10 पीसेस के टेस्ट ऐड कर दिए और 5 टेस्ट कर दिए किसके ऐड, हमने जो है सीसैट के। तो आप फोकस चाहे आरओ पर होंगे चाहे पीसेस के लिए होंगे, दोनों के लिए बेसिकली क्या है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसके माध्यम से हम लोग जो वर्तमान ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 3 टाइम्स आपका जो है कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल दी जाएगी आपको, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, 5000 क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट के माध्यम से जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशंस में इसमें दिया जाएगा, और सभी के सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, यानी कि ओवरऑल जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद। तो प्लीज आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़िए, अपनी प्रैक्टिस को करिए और अपने में निखार लाइए, ताकि जो है जो एक्यूरेसी हो प्रश्नों के जो है सही करने की, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिएगा वीडियो टेस्ट सीरीज, और उसको वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको हमारे संस्थान के नंबर पर सेंड कर देना है। नंबर क्या है 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आपको देनी थी। अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कल का रिवीजन करते हैं। कल का पहला प्रश्न जो कि गलत हो गया था एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर दरअसल सऊदी अरब ही लिखा था और WMO ने दरअसल उस समय अपडेट नहीं किया था एक तरीके से, बाद में अपडेशन मिला। तो उसके लिए जो है हाल ही में जो भारत में आया हुआ चक्रवाती तूफान दाना है, इसका नामकरण किसने किया, तो ये किया कतर ने, सऊदी अरब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कतर इज द राइट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो WMO के साइट पर इसको देख सकते हैं। राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 84 है, याद रखिएगा इसको। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 5 वर्ष के लिए जो है बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। वर्ष 2024 में दरअसल 5 साल पूरे हो गए थे, 2019 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। और ये प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में बहुत अच्छा समझौता था, 2019 में किया गया था, 5 साल पूरे हो रहे थे इसके 2024 में, 5 साल के दोबारा से इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी न्यूज है। चलिए आगे बढ़िएगा, ये कहां पर पड़ता है, ये करतारपुर साहिब गलियारा, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नसीम अल बहर भारत और किस देश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो यह है भैया ओमान का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी कब, 20 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSA 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह किया गया न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 14वें झील सम्मेलन का आयोजन किया गया भैया, तो यह किया गया आपका बेसिकली कर्नाटक में, और आपको पता है कि दरअसल आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर इसमें जो है थीम इसमें थी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 की शुरुआत कहां पर की गई, तो यह की गई कोलंबिया में। और इसी को कराते समय हमने आपसे कहा था कि जो एक कुनमिंग जो समझौता है, मॉन्ट्रियल है, उसके बारे में आप लोग देखिएगा, और हमने आपको कुनमिंग 30x30 के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट है। तो कुनमिंग जो 30x30 जो एजेंडा है बेसिकली, या जो मॉन्ट्रियल है, वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह है कि वर्ष 2030 तक, क्योंकि 30x30 था, कुनमिंग क्या था, कुनमिंग 30x30, ठीक है, कुनमिंग 30x30, यानी कि वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक जो है 30% जो हिस्सा होगा, किसका, 30% हिस्सा समुद्री, किसका, समुद्री और स्थल का। इस पर क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, यानी कि 2030 तक 30% समुद्री और स्थलीय क्षेत्र को क्या करना है, कंजर्व करना है, उसको जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से उसको संरक्षित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जो है क्या थे, और भी अलग अलग प्रकार के दरअसल क्या थे, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप लोग इसको एक अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 का क्या लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक समुद्री और स्थलीय 30% समुद्री और स्थलीय क्षेत्र को क्या करना है, संरक्षित करना है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। और ये जो कॉप है, ये क्या है, ये जैव विविधता से संबंधित है। एक दूसरा कॉप जो होता है वो होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, चलो
अब आते हैं सीधे हम लोग आज के जो प्रश्न पर, लेकिन उसके पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि बताइए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 21 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि आईटीबीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी, सभी लोग जानते होंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई एक बंदा हो भी आपकी आईटीबीपी में। आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआई और क्या कहते हैं, अलग अलग जो आर्मी हो गया, अलग अलग जो सेनाएं हैं आपकी, अलग अलग जो है जगहों पर सेवा जो है देती हैं भारत की सुरक्षा है। तो ठीक है, तो आईटीबीपी बेसिकली जो आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसके स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर। तो आईटीबीपी का जो स्थापना दिवस है बेसिकली 24 अक्टूबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि 24 अक्टूबर को बेसिकली आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक, आईटीबीपी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आईटीबीपी कहां पर है, तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जो है क्या करती है, निगरानी करती है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 में, और आईटीबीपी वर्ष 2024 में अपना 63वां स्थापना वर्ष भी मना रहा है या स्थापना दिवस मना रहा है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले। नेक्स्ट है, हाल ही में पीके बंदोपाध्याय का दिल का दौरा पड़ने से क्या हो गया, निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि दरअसल ये जो जिनका जो बंदोपाध्याय जी हैं, इनका जो निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है या वो क्या थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक थे वो, या दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक थे, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ थे। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक थे, एक अच्छे पद पर थे। इसके अलावा कई अन्य पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया। अन्य पदों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य पदों में आकाशवाणी समाचार, प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों में लंबा और प्रतिष्ठित करियर उनका रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है 23 अक्टूबर 2024 को। याद रखिएगा क्या, 23 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में हृदय गति रुकने से दरअसल उनका देहांत हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम पूछ लिया था कि हाल ही में जिनका निधन हुआ उनका संबंध बेसिकली किससे है, या फिर उनको अगर कोई पुरस्कार दिया गया होगा तो अक्सर क्या होता है, जिनका देहांत हो गया होता है उनको पूर्व में कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति का निधन हो उनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी क्या करनी होती है, एकत्रित कर लेनी होती है। ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस पक्षी का जन्म आईवीएफ के बारे में आप जानते होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, बखूबी आप लोग इससे परिचित होंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा कि अभी हाल ही में किस पक्षी का जन्म आईवीएफ के द्वारा हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्यों में जो जन्म आजकल बच्चे लेते हैं, बेसिकली आजकल लोग जो है कहीं ना कहीं आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। आईवीएफ को डिटेल्स में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, कल मैं बता दूंगा डिटेल्स में। आईवीएफ पर अक्सर क्या होता है, बायो में क्वेश्चन भी आता है मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आईवीएफ आपके लिए। लेकिन आपको बताना है कि हाल ही में किस पक्षी का जन्म बेसिकली आईवीएफ टेक्निक से अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ है। तो वो है मोर है, कबूतर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप लोग को पता होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और ऐसे में अगर इसका जो है इस पक्षी का जन्म अगर आईवीएफ के फॉर्म में हुआ है तो बेसिकली अपने आप में क्या है, कंजर्वेशन के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो सेम पहला पॉइंट वही कि हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हुआ है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, इसलिए यह पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात, तो इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। अक्सर जो पक्षी या जो भी चीजें चर्चाओं में रहती हैं, तो आईयूसीएन की जो लिस्ट में जिनको अलग अलग क्षेत्रों में जो संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, उस श्रेणी के बारे में पूछ लेता है कि बताइए इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है या किस श्रेणी में आता है। तो बेसिकली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। इस पॉइंट को आपको, इस फैक्ट को क्या करना है, याद रख लेना। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर बात हम लोग आईयूसीएन की करते हैं तो आप लोग आईयूसीएन के बारे में बखूबी जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आईयूसीएन में उन चीजों को रखा जाता है, अर्थात उन
प्लांट्स या उनको रखा जाता है जो क्या होते हैं, विलुप्त हो गए होते हैं, विलुप्त होने की कगार पर रहते हैं। ठीक है, तो इसका कैटेगराइजेशन आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के चावल से निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चर्चाओं में रहा है अभी हाल ही में। तो काला नमक चावल, काला नमक चावल के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट चावल होता है, बहुत ही महंगे दामों पर बिकता भी है। और काला नमक चावल बेसिकली जो है मसूरी और काला नमक चावल बेसिकली जो है उत्तराखंड के एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा उबले हुए चावल या बासमती चावल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए आप लोग फटाफट कि बताइए इसका जो है जो कहां से, मतलब कि जो निर्यात कर है किस प्रकार के चावल से हटा लिया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, उबले हुए चावल से अभी हाल ही में केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार द्वारा निर्यात कर को बेसिकली क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा कि चावल उत्पादन में बेसिकली क्या है, भारत जो है चावल उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चावल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, चीन आता है, आपका पड़ोसी देश है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट सेम है, इट वही कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा उबले हुए चावल से निर्यात कर को हटा दिया गया है। अपने आप में मार्केट में बैलेंस बनाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि भरपूर मात्रा में दरअसल चावल का उत्पादन होने की और उम्मीद इस वर्ष क्या है, जताई जा रही है। ठीक है, तो चावल उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है और चीन, भारत और इंडोनेशिया तीन देश दुनिया के शीर्ष तीन चावल उत्पादक देशों में से हैं, याद रखिएगा। जबकि भारत चावल निर्यात के अगर बारे में हम अगर बात करते हैं तो निर्यात के मामले में, चावल के निर्यात के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है। भारत, थाईलैंड और वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 5 चावल निर्यातक देश हैं। इस फैक्ट को भी, यानी कि इस फैक्ट को और इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर याद रख लेना है। भाई साहब अगर मैं कहूं कि विशेष तौर पर याद रख लेना है, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर समझ लेना, उसको घोलना है ऐसे गोल गोल ग्लास में और उसको पी जाना, गटक जाना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है। मैं फिर से एक बात मैं कहता हूं, मैं हर दिन कहता हूं कि जो भी प्रश्न मैं कराता हूं सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अनवांटेड अननेसेसरी करंट अफेयर्स में नहीं कराता हूं आपको, इसीलिए प्रश्नों की संख्या मात्र 8 रहती है, लेकिन उस पर भी हाय तो आप लोग करते रहते हो, सर कम है कम है। भाई साहब कम नहीं है, बहुत है, इतना डाइजेस्ट कर ले जाओ ना, नंबर आपको दिल खोल के मिलेंगे। ठीक है, चलो आइए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भैया रघुवर भट्ट को या फिर संजीव पंत को या फिर अलख प्रजापति को या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे बताइए। और आपको पता होगा कि ये जो कालिदास सम्मान है बेसिकली ये एमपी में दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में रघुवर भट्ट जी को क्या किया है, कालिदास सम्मान 2023 के लिए जो है पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम है, इट इज वही कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के कालिदास सम्मान के लिए रघुवर भट्ट जी को क्या है, चुना है। और इस जो है सम्मान में बेसिकली 5 लाख रुपए तक का नगद इनाम और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिया जाता है। अपने आप में एमपी का एक अच्छा जो है क्या है, ये पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? उनको चित्रकला के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। तो यह फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि उनका जो है स्पेशलाइजेशन या किस क्षेत्र में उनको प्रसिद्धि मिली हुई थी। ठीक है, या किस कार्य क्षेत्र में उनको, किस क्षेत्र में वो कार्य करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दलित उप कोटा को लागू किया गया? भैया याद रखिएगा, अभी हाल ही में के स्टेट है जहां पर दरअसल इलेक्शन हुआ था और वहां पर जो है इस दलित उप कोटे को लागू किया गया है। तो अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, तो आपको पता भी हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन हुए थे और जो है इलेक्शन होने के बाद, सरकार नहीं चुनने के बाद दरअसल वहां पर निर्णय दिया गया है कि एससी जो कोटा है उसमें 2 कोटे को जो है किया जाएगा, यानी कि एक उप कोटा जो है एससी के लिए किया जाएगा, ताकि जो है जो अन्य जो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको दरअसल आरक्षण का लाभ दिया जाए और उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे हरियाणा एक स्टेट है जहां पर दलित उपकोटा को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत एससी वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित कर उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है अपने आप में, लेकिन ठीक है, जो भी कर सकते हैं सरकार कर रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, 23 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। बताइए कि भैया कब यह हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस? तो यह मनाया जाता है बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि
23 अक्टूबर को बेसिकली अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस क्या होता है, मनाया जाता है, और इसके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, राइट। चलिए, तो पहला फैक्ट वही एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय क्या, हिम तेंदुआ दिवस। अगर हम इसके जो है आवास की बात करते हैं, ठीक है, तो सामान्य तौर पर यह मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया है, कहीं कहीं पर यूएनसिया, यूएनएसआईए भी रहता है, यूएनएसआईए, ठीक है, पैंथेरा अंसिया या यूनेंसिया। भारत में हिम तेंदुआ सामान्य तौर पर कहां पर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा आईयूसीएन की रेड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसको वनरेबल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आईयूसीएन की जो लिस्ट होती है उसे उसके अंतर्गत जो है किसी भी जीव जंतु को किस श्रेणी में रखा गया है, अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो प्लीज ऐसे फैक्ट को आपको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हिम तेंदुआ आईयूसीएन की लिस्ट में कहां पर है, वनरेबल श्रेणी में है, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में, ठीक है, किस उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा 5 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ हाईकोर्ट, और लखनऊ हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट की क्या है, उपखंड है या फिर उसकी ब्रांच है, ठीक है, आप जानते होंगे। दूसरा है बॉम्बे हाईकोर्ट, तीसरा है नैनीताल हाईकोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का आदेश दरअसल कहां पर किया गया, किस हाईकोर्ट में, तो वो किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि दरअसल अपर न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार बेसिकली किसको है, राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 224 क्लास 1 के अनुसार दरअसल राष्ट्रपति को लगता है कि यदि उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट में काम का सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, केसेस ज्यादा हो गए हैं, ऐसी स्थिति में केसेस को जल्दी निपटारा हेतु, ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की संस्तुतियों के आधार पर नियुक्ति करता है अपर न्यायाधीशों की, जिनका कार्यकाल मैक्सिमम कितना होता है, 2 वर्ष का होता है, और उम्र कितनी होती है, मैक्सिमम 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष उनकी अधिकतम आयु होती है, और 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट सारे के सारे यहां पर मेंशन है। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। अक्सर आपके एग्जाम में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के के अलावा उनका कार्यकाल पूछता है, उनके वेतन और भत्ते के बारे में पूछता है, पीआईएल के बारे में पूछता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो है कई सारे जो है आपके एग्जाम में पूछे आते हैं भाई साहब। तो प्लीज आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा में कोलिजियम व्यवस्था पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट 3 ऐसे चैप्टर हैं पॉलिटी के जो बहुत अहम है, और एक चैप्टर है आपका पंचायती राज का। 4 चैप्टर ये हो गए, और 3 चैप्टर स्टार्टिंग के, यानी कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो 3 चैप्टर ये और प्लस 4 चैप्टर जो अभी हमने बताया आपको, ये 7 चैप्टर पॉलिटी के ऐसे हैं जहां पर धूमधाम से जबरदस्त तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, रेडी करना है। कान में घुसा भाई साहब के निकल गया दूसरी तरफ से, उसको बिठा लेना दिमाग में, जो मैं बोलता रहता हूं, ठीक है, उसको निगलेक्ट मत करना। बाद में नहीं तो फिर मेंटरशिप घूमते रहोगे गोल गोल, भैया जी से पूछोगे, बहनी से पूछोगे, फलाना से पूछोगे, ढिमका से पूछोगे, गलत डायरेक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। एक स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन आया एक दिन, तो 2-2.5 साल से वो तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा कैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले मैंने कहा कितने साल से तैयारी कर रहे हो, उन्होंने कहा सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 साल हो गए थे मैक्सिमम, या शायद ज्यादा हो गया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो मैंने कहा कितना कुछ पढ़ा, तो उन्होंने बोला सर घटनाचक्र पढ़ रहे हैं। मैंने कहा और क्या पढ़ रहे, बोले सर परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इसके अलावा, बोले सर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेंस का सिलेबस पता है, बोले नहीं पता है। बोले मैंने कहा क्यों, बोले सर वो एक हमारे भैया हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो है पहले प्री की तैयारी कर लो, पहले प्री हो जाएगा उसके बाद तैयारी करना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको मेंस का सिलेबस नहीं पता है, आप केवल प्री की तैयारी कर रहे हो। प्री अगर आपको निकल गया, प्री के बाद आपको महज 3 महीने का समय बचेगा। अगर आपको मेंस का सिलेबस तक नहीं पता है, आपको मेंस की आपके पास एक बुक नहीं है, देन हाउ कि आप इसको किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करोगे। मैंने उनसे पूछा कि किसने आपको गाइड किया था, मैंने जानना चाहा भाई। तो उन्होंने कहा कि सर एक भैया ने मुझे किया था गाइड। मैंने कहा कौन थे भैया, तो उन्होंने बोला एक भैया है हमारे रिलेटिव लगते हैं। तो मैंने कहा किस वर्ष उनका एग्जाम क्रैक हुआ है, तो उन्होंने बताया मुझे कि वर्ष 2000 कब की बात है, शायद 2013 या 13 में शायद वो क्वालिफाई किए थे, 11 या 12 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 11 या 12 था।
मैंने कहा 2011 और 12 में उन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद से पीसीएस में कितना परिवर्तन हुआ है सिलेबस से लेकर अलग अलग चीजों में, वो तब की रणनीति बता रहे हैं जब ऑप्शनल 2 हुआ करता था, मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ऑप्शनल को छोड़ करके, ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस था, इनफैक्ट सीसैट भी उस समय नहीं था। तो ये सारी चीजें थी तब की रणनीति। अब में बहुत अंतर हो गया, यूपीएससी सिलेबस हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिपेंड करता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब ये सब काम करते रहना, तो प्लीज करबद्ध निवेदन है आपसे, चरणबद्ध निवेदन है आपसे, ठीक है, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक की तरीके से आपसे निवेदन है कि प्लीज आप लोग मेरी बात को माना करिए, सुना करिए, उस पर काम जरूर किया करिए। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ठीक है। ये एक बड़े भाई के नाते, एज अ टीचर के नाते मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन सब बातों को, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकें, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जब हमने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, ठीक है, कोई भी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं बहुत चीजें हमने की, हमने एक एक विषय की 2-2 3-3 किताबें पढ़ी, ये चेक करने के लिए कौन सी बढ़िया है, ठीक है। ऐसी कोई किताब नहीं रही जो अलग अलग राइटर्स की हमने नहीं पढ़ी, सब पढ़ी हमने। बहुत टाइम वेस्ट हुआ भाई, एक किताब पढ़नी चाहिए थी, हमने 3 दिन पढ़ी। हमने ज्योग्राफी की खुल्लर भी पढ़ ली, माजिद हुसैन की पढ़ ली, परीक्षा माड़ी ही पढ़ ली, और क्या कहते हैं ये जो आपकी आती है ये कौन सी जो बुक है, महेश अग्रवाल की पढ़ ली हमने। उसके बाद डिसाइड किया, फिर पॉलिटी में परीक्षा वाणी पढ़ ली। उसके अलावा फिर हमने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी, अलग अलग विषयों की अलग अलग किताबें हमने पढ़ी। जहां पर हमको सिर्फ एक किताबें पढ़नी चाहिए, वहां पर हमने 2-3 4 किताबें पढ़ी। अपने आप पे बहुत समय वेस्ट हुआ, क्योंकि कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं था, इंटरनेट का उतना जमाना नहीं था उस समय। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप भटकें और अलग अलग चीजों पर फोकस करें। इसलिए प्लीज जो मैं कहूं उसको एक छोटे भाई नाते, बड़े भाई नाते आप लोग जो है मानिए और उसको करिए आप लोग प्लीज, ठीक है। चलिए तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपके लिए जानना क्या थी, जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टास्क भी हमने आपको दिया था। चलिए अब आपके लिए प्रश्न है कि बताओ चावल उत्पादन में बेसिकली भारत किस स्थान पर है। इसका उत्तर आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है, आप लोग फटाफट चाहें तो उसको देख ले, या आपको अगर आता है तो तुरंत आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट। तो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर बताइएगा चावल उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनरल्स वाले में, ज्योग्राफी में जो आपके जो मिनरल्स होते हैं उसमें भी, कोयला उत्पादन में, टिन उत्पादन में, ठीक है, इन सभी के उत्पादन में जो है भारत किस स्थान पर है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था। यानी कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे डेटा जो है दरअसल आपको डिकोड एग्जाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराए भी जाते हैं, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा प्रश्न पर। कुनमिंग मॉन्ट्रियल क्या है, इनके लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। कल हमने आपको ये बताया भी था और आज अभी हमने इसका कुनमिंग जो 30x30 का जो लक्ष्य है वो भी हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा कि दिवाली के बाद हम लोग योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कराएंगे, क्या आप लोग उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। हम लोग दिवाली के बाद उसकी बिगनिंग कर देंगे, राइट। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए और दिवाली का समय आ रहा है, ध्यान दीजिएगा चीजों को। आप लोग साफ सफाई भी करते रहिए, लेकिन अपने मस्तिष्क की भी सफाई करिए, अपने दिमाग में जो गंदगी है उसको भी सफाई करिए और एक अच्छे इंसान बन करके देश सेवा में आइए, आगे आइए, अर्थात समाज सेवा में आइए, यानी कि सिविल सेवा में आगे आइए। और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, जिसके लिए आपको निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और जो कि आपको अभी से लानी होगी। तो आप लोग प्लीज कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।